स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द, पीएम मोदी की बैठक में हुआ फैसला। भारत में स्किन ब्लैक फंगस का पहला केस मिला, कर्नाटक में डॉक्टरों में फैला भय। यूपी में गोंडा सिलेंडर ब्लास्ट में 8 की मौत, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि 12वीं कक्षा के परिणाम समयबद्ध तरीके से अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य और मानदंडों के अनुसार बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि परीक्षा को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की उत्सुकता को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तनाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने को लेकर दबाव नहीं डालना चाहिए। बैठक में अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतिकरण की समीक्षा, राज्यों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की गई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्किन ब्लैक फंगस पाया गया है, जिससे डॉक्टरों समेत लोगों में भय फैल गया है। डॉक्टरों की टीम कह रही है कि भारत में ये पहला मामला है। चित्रदुर्ग जिले के 50 वर्षीय मरीज में स्किन म्यूकोरमाइसिस पाया गया है। 1 महीने पहले कोविड संक्रमण के ठीक हुए थे। उन्हें मधुमेह है, फिर त्वचा पर ब्लैक फंगस दिखाई देने लगा। व्यक्ति के दाहिने कान के पास की त्वचा में ब्लैक फंगस लगा। इस फंगस की खोज चित्रदुर्ग में कर्नाटक के एक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में की गई। चित्रदुर्ग के कान, नाक और गले के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रहलाद ने फंगस वाली स्किन को सफलतापूर्वक साफ कर दिया है और शल्य चिकित्सा द्वारा पहले चरण की सर्जरी पूरी की गई। वे अब सर्जरी के दूसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वजीरगंज क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के गोंडा में घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट से 2 घर जमींदोज हो गए। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे के नीचे से परिवार के 14 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच कराकर रिपोर्ट देने और घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां हिंदू जागरण मंच की ओर से पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर के नाम नायब तहसीलदार को लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सांसद रंजीता कोहली पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय हिंदू जागरण मंच के अभियान प्रमुख गोपाल राजावत ने बताया कि भरतपुर जिले में अपराध और अपराधी बेलगाम है। पूरे जिले में अराजकता का माहौल है। उन्होंने बताया कि भरतपुर जिले में हत्या, लूट, फायरिंग होने की घटनाएं आम हो गई है। बदमाशों में पुलिस का कोई डर नहीं रहा। वारदातों को अंजाम देकर बदमाश गायब हो जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में लाचार नजर आ रही है। उन्होंने सांसद रंजीता कोहली के हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। अराजकता के क्रम में आज हमने आईजी साहब के नाम हस्ते तहसीलदार साहब एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से भरतपुर में आज अराजकता का माहौल है, सरेआम दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, अपहरण होने की स्थिति बन रही है, कहीं गला रेत के मार दिया जाता है, कहीं फायरिंग हो रही है। और अभी कुछ दिन पहले भरतपुर की सांसद श्रीमती रंजीता कोहली पे जो आक्रमण हुआ, जानलेवा हमला हुआ, वो इतना भयानक था कि उस हमले की कहानी को सुन करके आमजन इतना आशंकित हो गया है कि उसको अपने जानो माल की चिंता होने लगी है। खबर बीकानेर से है, जहां कोलायत में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बीएलओ और पीईओ को मास्क और सैनिटाइजर देकर उनका सम्मान किया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों से बिजली, पानी और अन्य समस्याओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने रणधीसर, राणासर, बीठनोक, रावनेरी सहित आधा दर्जन गांवों का दौरा किया।
देखिए, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का एक सिलसिला और मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत के हर उप स्वास्थ्य केंद्र तक, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायतों में, पुलिस थानों में जाकर के कोरोना के योद्धाओं का, कोरोना में जो काम करने वाले अग्रणी लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके आम जन की सेवा में लगे हुए हैं, उनका सम्मान करने का सिलसिला पिछले 15 दिनों से चल रहा है। आज भी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव में जाकर के ग्रामवासियों से फीडबैक लेकर के गाँव की समस्याओं के बारे में जानकारी लेना और मूल रूप से कोरोना की एडवाइजरी का सब लोग पालन करें, इस उद्देश्य के साथ मेरा ये अभियान चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि कोरोना को हम निश्चित रूप से हम हराएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है और आमजन का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें गांव के लोगों की, शहर के लोगों की जागरूकता निसंदेह उसमें सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिला है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कोरोना के इन परिस्थितियों में चाहे मुझे पूरा बजट खर्च करना पड़े, मैं राजस्थान के आम जन के स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए भी तैयार हूँ। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को मिलकर के इस कोरोना की महामारी को भगाना है, कोरोना की महामारी से हमारे प्रदेश को विजय दिलानी है, कोरोना को हराना है, यही संदेश लेकर। खबर जालौर के आहोर से है, जहां विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सरपंचगण और क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम आहोर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिवगंज तहसील के गांव जोयला में एनीकट निर्माण कार्य को रोकने और निरस्त करने की मांग की गई। विधायक राजपुरोहित ने बताया कि आहोर और जालौर जिले सहित पश्चिमी राजस्थान की 2 महत्वपूर्ण नदियां जवाई नदी और जवाई की सहायक नदी सुकड़ी कई हजारों सालों से अरावली की दुर्गम पहाड़ियों से निकलकर कई गांव और शहरों को हरा भरा बनाते हुए पीने के लिए और खेती के लिए मीठा जल उपलब्ध कराती है। लेकिन जवाई नदी पर जवाई बांध बन जाने के बाद से जवाई के बहाव क्षेत्र में कई बांध के बड़े पहाड़ों से निकलने वाले बड़े नालों पर एनीकट बनने से जवाई नदी का प्राकृतिक बहाव बंद हो गया। इसके साथ ही नदी सूख गई। जवाई नदी की सहायक सुकड़ी नदी पर सिरोही जिले के पोसालिया पंचदेवल स्थान पर नदी के बीच पक्की दीवार बनाकर नदी के किनारों को काटकर नहरें निकालकर आगे 4 से 5 गांव के प्रभावशाली किसानों को फायदा देने के लिए सुकड़ी नदी के प्राकृतिक बहाव को मोड़ दिया गया, जिससे तहसीलों के 242 गांव का जलस्तर अत्यधिक नीचे चला गया। इस समस्या के समाधान के लिए 3 जिलों के 242 गांव के किसानों ने संघर्ष समिति बनाकर उचित जल समस्या के समाधान के लिए संघर्ष प्रारंभ कर गांव-गांव में बैठक आयोजित की, जिसमें उन्हें भारी समर्थन मिला। इसके बाद किसानों ने अपने क्षेत्र के सभी उपखंड स्तर पर धरना और महापड़ाव डाला। अंत में किसानों ने सुमेरपुर उपखंड स्तर पर 3 जिलों के किसानों ने विशाल धरना और रात्रि महापड़ाव डाला। साथ ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर पाली और संभागीय आयुक्त ने शांति वार्ता हेतु बैठक आयोजित की। इस बैठक में हुए समझौते में स्पष्ट किया गया कि जवाई और सुकड़ी नदी पर किसी भी प्रकार का बांध या अवरोध नहीं बनने दिया जाएगा। इसी विषय को लेकर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सरपंचगण और लोगों ने अनुरोध किया कि इस विषय को संज्ञान में लेकर और इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर सुकड़ी नदी पर जोयला एनीकट निर्माण की योजना को निरस्त करे। इसके साथ ही सैकड़ों गांवों के किसानों की बर्बादी से बचाकर राहत प्रदान करे। यदि फिर भी जोयला एनीकट का निर्माण होता है तो जालौर जिले के किसान सड़कों पर उतरकर विशाल आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और प्रशासन की होगी। ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जोइला पे एक एनीकट बन रहा है। पूर्व में भी ये पौसालिया पर पंचदेवल बांध बना, वो एनीकट बना, उसका डाइवर्सन करने से हमारे क्षेत्र को, पूरे जालौर जिले को बहुत भारी नुकसान हुआ। अब अगर यदि ये जोइला का एनीकट बनता है जो 24 करोड़ की स्वीकृति है, अगर ये बन जाता है तो ये पूरे जालौर जिले को तो भले अभी से मिट्टी में या खड्डे खोद के मर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो पानी की जो थोड़ा बहुत पीने के लिए और थोड़ा ये कुएं जो चल रहे थे वो भी बंद अभी है, वो अगर एनीकट बनते पूरा बंद हो जाएगा। और इसलिए हमारे जितने भी इस नदी के किनारे पर जितने भी गाँव आ रहे हैं उसके सभी सरपंचों ने एक तरफा आवाज उठाई है कि नहीं, इसके लिए भले हमें मरना पड़ेगा, इसके लिए धरने पर बैठना पड़ेगा, भूखे बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे, लेकिन इस एनीकट के लिए जितना भी होगा तो हम रुकवा के रहेंगे। और ये पूरे, मैं तो ये और की बात नहीं है, और के विधानसभा के और पंचायत समिति के सभी सरपंच तो साथ में है,
लेकिन ये तो साइला बेल्ट, जालोर बेल्ट सबके लिए, पूरे जिले के लिए बहुत बड़ा भारी नुकसान है। मैं इस मीडिया के माध्यम से भी सभी जालोर जिले के सभी किसान नेता और सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि इस मुहिम को आप सभी मिलकर एकजुट होकर इस एनीकट को रुकवाने के लिए सभी साथ दें। यही खबर नागौर से है, जहां 30 मई को मकराना पुलिस थाने में कोला डूंगरी गांव में महिला के साथ गैंगरेप होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। मकराना पुलिस ने मंगलवार को गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रोशन लाल ने बताया कि मकराना थाना क्षेत्र के कोला डूंगरी गांव के गैंगरेप मामले में आरोपी देवकरण पुत्र मांगीलाल उम्र 48 वर्ष निवासी कोला डूंगरी मकराना के मामले के अनुसंधान अधिकारी और मकराना पुलिस उप अधीक्षक रविराज सिंह शेखावत द्वारा गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 30 मई को मकराना पुलिस थाने में कोला डूंगरी गांव की 2 महिलाओं ने उपस्थित होकर महिला के साथ गैंगरेप होने की रिपोर्ट दी थी, जिसमें पीड़िता ने बताया कि 24 मई को दोनों महिलाएं घर से निकली। इस दौरान आरोपी देवकरण द्वारा चाकू की नोक पर दोनों महिलाओं को ट्रैक्टर में बिठाकर सुनसान जगह ले जाया गया, जहां अन्य 2 साथियों को बुलाकर महिला के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया गया, तो वहीं दूसरी महिला को बंधक बनाए रखा। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान जारी किया। थानाधिकारी ने बताया कि मामले के 2 अन्य आरोपियों की भी पुलिस द्वारा तलाश जारी है और शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उक्त मामले में पीड़ित महिलाओं के पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परबतसर न्यायालय में 164 के बयान भी कराए गए हैं। कोला डूंगरी गांव की महिलाओं ने प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसकी जांच हमारे पुलिस उप अधीक्षक महोदय रविराज सिंह शेखावत साहब कर रहे हैं। उनके द्वारा आज इस प्रकरण में एक आरोपी देवकरण गुजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को परबतसर थाना क्षेत्र से दस्तयाब करके हमारी स्पेशल टीम पकड़ कर लाई है और उससे अनुसंधान जारी है। शेष आरोपियों के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। खबर हिंडौन सिटी से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के दिलसुख की टाल के समीप एक ही समुदाय के 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव हो गया। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार महावर समाज की धर्मशाला निर्माण कार्य को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच फायरिंग और पथराव हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद कोतवाली थाना के सहायक उप निरीक्षक कुंवर सिंह मैजाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को लेकर राजकीय अस्पताल लाया गया। डीएसपी किशोरी लाल भी घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद राजकीय अस्पताल में घायलों से जानकारी ली गई। फायरिंग और पथराव से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। शाम को करीब 5:30-6 बजे की बात है। कोलियों की धर्मशाला है, इस पर कोली समाज के 2 गुट हैं। एक गुट तो ये चाहता है कि इसमें निर्माण हो, एक गुट चाहता है कि इसमें निर्माण ना हो। जी। इस बात को लेकर दोनों समाज के 2 गुट आपस में भिड़ गए। खराब हुआ, कुछ फायरिंग भी हुई है। 5 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया है, इलाज चल रहा है। FIR उन्होंने पर्चे नाम पर दी है, दर्ज की जा रही है, जांच की जाएगी। सर नामजद कराए क्या लोग? हाँ। क्या क्या नाम है? करीब 5-6-7 आदमियों को नाम दर्ज है, 5-6 अन्य हैं। तो ये एक ही पक्ष के घायल हुए? हाँ, एक ही पक्ष के घायल। खबर पावटा से है, जहां पंचायत समिति पावटा सभागार में बुधवार सायं 5 बजे अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोतपुतली जगदीश यादव की अध्यक्षता में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न व्यापार मंडल के सदस्यों की बैठक हुई। 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन गतिविधियों के बारे में वार्ता कर रूपरेखा बनाने को लेकर बातचीत की गई। बैठक में व्यापारियों को मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना अनुसार प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई। लॉकडाउन नियमों के अनुसार समय सुबह 6 से 11 बजे दुकान खोले जाने की अनुमति दी गई। समय के बाद दुकानें खुलने या गैर अनुमत दुकानें खोले जाने की शिकायतें मिली तो व्यापारी पर कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन से 72 घंटे बाद तक दुकान सीज रहेगी। तो वहीं ग्रामीणों ने इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती को लेकर प्रशासन को अवगत कराया। इस पर ADM यादव और SDM सुनीता मीणा ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर समस्या के समाधान की बात कही। ADM यादव ने कहा कि शहर और कस्बों के बाजार खोलने के लिए समय निर्धारित होगा। प्रत्येक दुकानदार सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करेगा और उपभोक्ताओं को कराएगा। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। यदि किसी भी तरह की लापरवाही दुकानदारों द्वारा बरती गई तो अपराध की श्रेणी में होगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी व्यापारी गाइडलाइन के मुताबिक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलेंगे। SDM सुनीता मीणा ने कहा कि दुकानदार और दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, परस्पर ग्राहकों की दूरी बनाए रखना इत्यादि की पालना करेंगे। जहां तक संभव हो मॉडिफाइड लॉकडाउन नियमों की पालना करते हुए लोग नजदीकी दुकान से सामान खरीदें। तो वहीं ASP
कुमार कसवा ने कहा कि यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो उक्त दुकानें 7 दिन के लिए पूर्ण रूप से सील करने की हिदायत व चेतावनी दी। व्यापारियों ने बताया कि प्रातः 6 से 11 बजे तक शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानों का संचालन होगा। इस पर प्रशासन के साथ सभी व्यापारिक संगठनों की सहमति बनी। प्रशासन ने लगातार पिछले 2 महीने में जो कोविड-19 का जो काल चक्र चला है, इसमें पूरी अथक प्रयास और मेहनत करी है इन्होंने, तो व्यापारियों का सहयोग इनके साथ हमेशा रहा है। और आज जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में छूट दी है व्यापारियों को, इन प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे को बताया है, तो हम इनको आश्वासन दिया है हमने पूरा कि हम पूरी गाइडलाइन की पालना करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे, पालना करेंगे गाइडलाइन। सरकार ने 3 लेयर मॉडिफाइड लॉकडाउन गाइडलाइंस जारी की हैं। उन गाइडलाइंस को जारी कराने के लिए व्यापार संघ और पुलिस प्रशासन के बीच एक बैठक हुई है और व्यापारियों को इस विषय में डिटेल में बताया गया कि आप ये जो कोरोना है ख़त्म नहीं हुआ है, केवल कोई ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक को उपलब्ध हो जाएं, उस हिसाब से केवल व्यापार खोलें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ नहीं करें और निर्धारित समय तक ही खोलें। तो सर समय जो सरकार ने निर्धारित किया 6 बजे से 11 बजे तक का, तो क्या उसमें सभी सभी खुले। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां भट्टा बस्ती स्थित राजीव गांधी पार्क में जननायक रसोई में हवा महल विधानसभा विधायक महेश जोशी के सुपुत्र रोहित जोशी पहुंचे और अपने हाथों से खाना खिलाया। रोहित जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोई भूखा न सोए अभियान से प्रेरित होकर ये सेवा चालू की है, ताकि क्षेत्रवासियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वे सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जनता को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा भी यदि कोई परेशानी आती है तो वे सब समाधान करेंगे। रजाक भाटी, इम्तियाज खान गौरी, रशीद खान, RK पार्षद वहीद खान, पार्षद इलियास खान, वार्ड अध्यक्ष पप्पू शाह, रशीद खान PTI, अयूब खान गौरी, महेश मोहित और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का रोहित जोशी ने धन्यवाद किया। खबर तारानगर से है, जहां CHC में शिक्षकों ने अपनी कमाई का सहयोग देते हुए अस्पतालों के चिकित्सा उपकरण भेंट किए, जिसमें शिक्षकों ने 19 लाख के रुपए भेंट किए। तो वहीं विधायक नरेंद्र बुडानिया वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अति आवश्यक चिकित्सा उपकरण BCMO डॉक्टर चंदन सुंडा और CSC प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी को भेंट किए गए। विधायक नरेंद्र बुडानिया वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विधायक ने कहा, कोरोना महामारी के इस दौर में सभी को आगे आकर मानवता की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। शिक्षकों द्वारा की गई ये पहल सराहनीय है। सभी को आगे आकर प्रशासन और सरकार का सहयोग करना चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को संबल मिल सके। SDM मोनिका जाखड़, प्रधान संजय कसवा और चेयरमैन प्रियंका बानू ने शिक्षकों का धन्यवाद दिया। SDM ने कहा, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते लगे लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है। सरकार अनलॉक की तैयारी कर रही है। लोगों को संकल्पबद्ध होकर गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। आज तारानगर ब्लॉक के सभी शिक्षक महानुभावों ने कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए कुछ संसाधनों का दान करने के लिए अपने 1 दिन का वेतन देकर 19.5 लाख के मेडिकल चिकित्सा के उपकरण प्रदान किए हैं। और यहाँ CHC तारानगर में हम सभी इसमें उपस्थित हैं। इसके लिए मैं सभी गुरुजनों, शिक्षकगणों का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आज शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों ने अपनी गाड़ी कमाई की सैलरी में से 1 दिन की तनख्वाह का कलेक्शन करके 19.5 लाख रुपए के कलेक्शन के द्वारा इन्होंने समस्त तारानगर ब्लॉक के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए हैं, जिसके अंदर इन्होंने 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 54 सब सेंटर और 18 आयुर्वेद चिकित्सालयों को उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। इस सामग्री के अंदर आज CHC तारानगर को शिक्षक गणों की तरफ से 5 नेबुलाइजर, 3 स्टीमर, 2 व्हील चेयर, कार्डियक मॉनिटर, 1 सक्शन मशीन, 4 ग्लूकोमीटर, 7 BP इंस्ट्रूमेंट, 2 सर्जिकल ट्रे एवं 10 पैकेट ग्लव्स के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आज शिक्षकगण की तरफ से
प्राप्त हुए हैं। इस युद्ध की वक्त में शिक्षक गणों ने हमें ये जो युद्ध सामग्री उपलब्ध कराई है उसके लिए हम समस्त तारानगर शिक्षक समाज का हार्दिक अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि शिक्षकगण इसी तरह शिक्षा दान के साथ साथ में चिकित्सा की तरफ से भी इन्होंने आज आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए मैं सीएससी परिवार की तरफ से इनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। समस्त शिक्षा विभाग के कार्मिकों ने अपने एक दिन का वेतन करीब 19.5 लाख रुपए भेंट कर समस्त समितियों के माध्यम से आज सामान क्रय करके 10 स्वास्थ्य केंद्रों जिसमें 3 CHC और 7 PHC हैं उनमें विधायक महोदय के वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा वितरण किया गया। सारा सामान बहुत ही उच्च क्वालिटी का और आमजन के सहयोग और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्रय किया गया है। हमारे CBO साहब, ACBO बुनकर साहब और समस्त प्रिंसिपल साहिबान के माध्यम से ये कार्य संपन्न कर पाए। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। के प्रेरणा से हमारे तारानगर ब्लॉक के समस्त शिक्षक और समस्त कार्मिकों ने अपने एक दिन का वेतन कोरोना महामारी में जरूरतमंदों के इलाज के लिए आवश्यक उपकरण जुटाने के लिए है। सभी शिक्षक समुदाय, सभी PO साहिबान, सभी कार्मिकों को शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे अपने इस पुनीत कार्य में। खबर भीलवाड़ा से है, जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने से 46 दिनों बाद भीलवाड़ा के बाजार सुबह 6 बजे क्या खुले कि आमजन सारे सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर अपनी जरूरत का सामान लेने उमड़ पड़े। प्रशासन द्वारा दुकानों के बाहर बनवाए गए गोले और बंधवाई गई रस्सियां यहां धरी रह गईं। उपखंड मजिस्ट्रेट ओम प्रभा ने ऐसी कई दुकानों को सीज कर दुकानदारों के चालान बनवाए। SDM ओम प्रभा ने कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 6 बजे से 11 बजे तक की बाजार खोलने के लिए छूट दी गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लगातार सुनिश्चित करवाया। सुभाष मार्केट स्थित नवरत्न चाय पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जा रही थी। इस पर दुकानदार के खिलाफ चालान बनाकर 7 दिन के लिए सीज कर दिया गया। दुकानदार लगातार कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करेंगे तो वे इसे मार्केट को भी सीज कर देंगे। देखिए, ऐसा है कि आज राज्य सरकार के आदेश के अनुसार और कलेक्टर साहब के जो ऑर्डर्स है 144 के, उसकी पालना में मार्केट में आज अनलॉक का जो संशोधित लॉकडाउन की ऑर्डर्स है उसमें अनलॉक का आज पहला दिन है और सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान आज खुले हुए हैं। 6 से 11 बजे का इनका टाइमिंग है। ऐसी स्थिति में हम लोग सभी फील्ड में हैं और पूरी तरीके से इसकी पालना करवाई जाएगी और रूल ऑफ 5 बिल्कुल पालना करवाई जाएगी। कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान जिसने गोले नहीं बनाए हैं या अगर उसके वहाँ भीड़ हो रही है या सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं है या मास्क नहीं लगाया है तो डेफिनेट सी बात है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी ये गोल प्याऊ चौराहे के पास जो नवरत्न टी कंपनी वाले हैं इनके यहाँ पे हमने पाया है कि सोशल डिस्टेंस की कमी है तो तुरंत इसको चालान भी किया है और हमने इसको 7 दिन के लिए सीज भी कर दिया है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। हमारा मकसद कार्रवाई करना नहीं है, हमारा मकसद ये मैसेज देना है कि कोरोना गया नहीं है, तो आप लोग सेफ रहें और डिस्टेंस से रहें एक दूसरे से। दुकानदार जो हैं उनके लिए भी यही निर्देश है कि अगर बार बार ऐसा हुआ और अगर एक ही मार्केट में होगा तो जैसा कि ऑर्डर्स में है वो मार्केट ही पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DP के न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर तक हुई है, लेकिन संक्रमण का संकट अभी टला नहीं है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। देश के कई राज्यों और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। अब कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है वही सतर्कता, वही सावधानी, ताकि कोरोना से जंग के साथ साथ आजीविका और जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे। चुनौती की इस घड़ी में हमारी थोड़ी सी लापरवाही से लॉकडाउन की नौबत फिर से आ सकती है। क्वारंटीन, हॉस्पिटल या ICU का खतरा उठाने की बजाय